तो हमारा भाग्य रहा है जो लंदन में हम दादी जानकी जी के साथ रहे, करीब 35 साल रहे हुए होंगे उनके साथ। दादी को तो जानते हो सब। दादी हमेशा ही अपने अनुभव सुनाती रहती थी। 104 की आयु तक दादी जीते रहे। इसका आधार ही यह था कि दादी ने अपने को बहुत अलर्ट रखा था, बहुत जैसे जागरूक रखा था। साकार बाबा के साथ जो अनुभव किए थे उनको घड़ी घड़ी दोहराते हुए। तो हमेशा दादी की क्लास ऐसे नहीं थी कि जो बाबा मुरली सुनाते हैं उस पर ही था, लेकिन जो प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया था, बाबा के साथ जो अनुभव हुए थे वो ही सुनाती रहती थी। 40 साल पहले, 50 साल पहले बाबा के साथ कैसे किया था। तो अभी भी जब भी कोई बात सामने आती है तो यही बताते हैं कि बाबा भी कई बार मुरली में बताते हैं कि आपको अगर कुछ भी परेशानी होती है, कुछ भी तकलीफ होती है, तो आप बाबा को 2 घड़ी याद करके देखो इस सिचुएशन में बाबा क्या करते थे। तो दादी भी कई बार ऐसे बताती थी, कुछ होता था तो 2 घड़ी साइलेंस में चले जाकर बाबा को याद करते, बाबा क्या करते इस सिचुएशन में। तो ऐसे कई बारी बहुत सारी बातें सीखने को मिलती थी कि बाबा कैसे करते थे। तो बाबा को तो हमने नहीं देखा था, लेकिन दादियों को जरूर देखा। तो हमारा ये भाग्य रहा था, जब से हम ज्ञान में आए तो शुरू से ही हमको ऐसी सेवा दी गई थी जो बड़ों से नजदीक ही रहने का मौका मिला था। शुरू में जब आए तो उस समय जो पहला प्रोजेक्ट चला था मिलियन मिनट्स ऑफ पीस, तो उसी का जिम्मेवारी हमको दी गई थी कि जो सारे विश्व से मिनट्स आती है वो इकट्ठी करके फिर अंत में तो जो यूनाइटेड नेशंस को दी गई थी, तो सभी देशों से वो आती थी। लेकिन उस समय जो प्रोजेक्ट चलता था तो दादियों के साथ जयंती बहन, सुदेश बहन, उनके साथ भी काम करने का बहुत ही अच्छा मौका रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद फिर ग्लोबल हाउस बना। मिलियन मिनट्स के आधार से ही ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट बना, उसके बाद ग्लोबल हाउस बना। दादी जब मधुबन से निकली थी तो कहा था मैं तो अंग्रेजी भाषा भी नहीं जानती हूँ, वहां जाकर क्या करेंगी। तो बाबा ने क्या कहा था, मधुबन मॉडल बनाना। तो मधुबन जैसा मॉडल दादी ने करके दिखाया, ग्लोबल हाउस बनाया। वैसे जब भारत से निकली थी तो कुछ भी हाथ में नहीं था सिवाय 2 जोड़ी कपड़े, और फिर भी अपनी हिम्मत लेकर बाबा को साथ लेकर लंदन पहुंची, और वहां पर कुछ न होते हुए भी इतना सारा स्थापन कर दिया। तो कई बारी दादी को हम पूछते थे, आप जब आए तो आपका बुद्धि में कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सारा करेंगे, तो ये सब किया, ये सब आपकी रचना है, आपको क्या फीलिंग आती है, कुछ आपको लगता है कि हमने ऐसे किया। तो दादी जैसे बाबा ने कहा ना, कुछ भी किया लेकिन ऐसे नहीं कि मैंने किया है। तो दादी भी यही सुनाती थी कि हमने तो कुछ नहीं किया है, कराने वाले ने ही कराया। करावनहार वो है, हम तो सिर्फ निमित्त कठपुतलियां है। हमेशा अपने को सिर्फ निमित्त समझा, बाबा जो कराने चाहे वो करते रहे। तो इसलिए दादी को हमेशा था कुछ नया करते रहे। जैसे साकार में भी जब बाबा के साथ थे तो बाबा हमेशा कहते थे कुछ नया करो, कुछ किसी ने ना किया हुआ हो ऐसा करो। सब्जी लेने लिए जाते थे सब मार्केट में, तो बाबा कहते हैं अच्छे से अच्छी चीजें लेके आना, जो कम खर्च वाली हो लेकिन अच्छे से अच्छी हो। तो ये संस्कार भी दादी ने जैसे प्रैक्टिकल में धारण किया। लंदन में भी कुछ करती थी तो कहती उसमें खर्चा कम हो लेकिन अच्छे से अच्छी चीज हो। तो ऐसे इतना बड़ा मकान भी बना दिया, उसमें खर्चा तो हुआ लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि जो पैसा उसमें गया सब ब्राह्मणों का ही था, लेकिन बहुत ही सफलता पूर्वक हुआ। तो जिसका भी भाग्य बनना था उसमें बन गया। दादी को हमेशा होता था कि किसका भाग्य कैसे बने। तो ऐसे नहीं है कि वो कुछ भी देते हैं तो वो हमको देते हैं, लेकिन अपना भाग्य बनाते हैं।
तो वो संस्कार कैसे दादी ने हम लोगों में भी भरा कि दूसरों से सेवा करानी है, कैसे करानी है, कैसे उनका भाग्य बनाना है। तो किसी से अगर हम कुछ पूछते हैं तो ऐसे नहीं है कि अपने लिए पूछते हैं, लेकिन उनका भाग्य कैसे बने। कईयों को जैसे बुद्धि में आता भी नहीं है कि हम कैसे कुछ सफल करें, लेकिन दादी जैसे प्रेरणा दिलाती है। बाबा ऊपर बैठे तो प्रेरणा नहीं देंगे ना, बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि ऊपर बैठे ही ज्ञान सुनाऊंगा, लेकिन बाबा कैसे बुद्धि को टच करते हैं। तो देखा कि अभी भी दादी के जाने के बाद भी कैसे बाबा और दादियाँ सब, न सिर्फ जानकी दादी लेकिन सभी दादियाँ जो गई, कैसे सबकी बुद्धि को टच कर रहे हैं। अभी भी जो सेवा इतनी सहज होती जा रही है। पहले कुछ सोचा भी नहीं था कि ऐसे बड़े लोग आएंगे, लेकिन उनकी बुद्धि को टच होता है, वो आपे ही हमको निमंत्रण देते हैं। जैसे कई बार अव्यक्त पापा ने कहा है, ऐसा दिन आएगा जो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपको अपने स्टेज पर बुलाएंगे। तो अभी हम देखते हैं यहाँ वहां से सब जगह से निमंत्रण आते रहते हैं। जयंती बहन जिसको बाबा ने पहले से ही टाइटल दिया है फ्लाइंग सोसर, तो वो तो उड़ती ही रहती है। काफी सारे इनविटेशंस आते रहते हैं और अलग अलग देशों से। कोविड के समय 2 साल बिल्कुल जैसे घर बैठी रही, कहीं जाने का नाम निशान नहीं था। लेकिन जैसे ही कोविड का खत्म हुआ तो अभी जैसे हार्डली वहां पर रहती हैं। लंदन में बिल्कुल कम रहती है, एक दिन आती है दूसरे दिन चली जाती है। अभी 6 महीने से ऐसे ही चलता रहा है। अभी भी यहाँ आने का था, प्रेसिडेंट वहां आने वाले थे मधुबन में, लेकिन वो फिर कैंसिल हो गया। तो जयंती बहन का भी 4 दिन का प्रोग्राम बन रहा था, वो कैंसिल हो गया। तो अभी एंड ऑफ सितंबर यहाँ पर आएंगे। बाकी दादी के साथ रहते हुए जब लास्ट में दादी वहां पर 2000 साल से, तो दादी 2007 से जब दादी बड़ी दादी जी ने शरीर छोड़ा, उसके बाद तो दादी जी मधुबन में ही आ गई। तो लंदन उसका आना कम हो गया था, लेकिन साल में 2 या 3 बारी तो आती ही थी। तो जब भी वो आती थी, उससे पहले भी जब लंदन में थे तो हमको अपने साथ ले जाती थी कई देशों में ट्रांसलेशन करने के कारण। वैसे हम पहले से ही बहुत जैसे शाई थे, ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन बाबा को कुछ ना कुछ कराना होता है तो बाबा कैसे हमारा संस्कार परिवर्तन कर देते हैं। तो जब पहले पहले दादी के साथ जाना हुआ, पहले तो लंदन में ही ट्रांसलेशन की सेवा शुरू होगी, क्योंकि जो बहनें निमित्त थी ट्रांसलेशन करने के लिए वो वहां पर नहीं थी। तो फिर वहां अंग्रेजी जानने वाली मैं ही जो थी, जैसे कुछ बोल सकती थी, तो दादी ने बोला आप ही ट्रांसलेशन करो। तो वहां पर क्लास में ही कराया था। फिर उसके बाद दादी कहीं जाती थी तो हमको साथ ले जाती थी। तो इस बहाने से हमको बहुत ट्रैवलिंग करने को मिला दादी जी के साथ। फिर वहां पर ही 2007 से दादी आने लगी। तो जैसे कल साधना बहन ने बताया था कि बहुत सारा इंटरेस्ट होता है, तो हमें हमेशा होता है कुछ ना कुछ सीखते रहे। तो खाना बनाने का भी बहुत अच्छा शौक था। तो हंसा बहन कहती है दादी के लिए आप ही खाना बनाओ, क्योंकि उस समय फिर उम्र भी थोड़ी ज्यादा हो गई थी, सब कुछ नहीं खा सकते थे, तो इसलिए दादी का खाना भी अलग से बनाना। तो दादी के लिए खाना जब भी बनाना होता था तो वो बना करके फिर दादी को खिलाते थे। तो बहुत ही ये मैं समझती हूँ विशेष भाग्य रहा लास्ट तक। जब भी लास्ट में तो दादी बिल्कुल खाती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अलग प्रकार से बनाना, हल्का सा बनाना, ज्यादा मसाले वाला। वैसे तो दादी बहुत पसंद करती थी खाना, बहुत स्वादिष्ट पसंद करती थी, लेकिन शरीर के हिसाब से लास्ट में तो इतना सब नहीं खा सकती थी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टेस्टी बनाना, जो एटलीस्ट जीभ को तो पसंद आए, नहीं तो कुछ भी खाती नहीं थी। तो ऐसे कुछ न कुछ करके दादी को मना करके खिलाना, क्योंकि लास्ट अवस्था हम देखते हैं कि बड़ों की, बुजुर्ग लोग की बच्चों जैसी हो जाती है।
तो दादी भी ऐसे ही कई बारी थोड़ा नखरा करती थी कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे छोटे बच्चे को खिलाते हैं अलग अलग शेप्स बना करके, अलग अलग टेस्ट बना करके ऐसे खिलाते थे। तो हम तो समझती हूँ शुरू से ही बाबा ने बहुत ही विशेष भाग्य दिया था उसके अंग संग रहने का। और दादी ने ही सारा जैसे सिखलाया और मौका दिया कुछ भी करने का। दादियों से सीखे, सुदेश बहन थी, जयंती बहन थी, अभी भी वहाँ लंदन में ग्लोबल हाउस में रहते हैं। तो जयंती बहन के साथ ही रहते हैं, उनके बाजू के कमरे में ही है। तो उनको देख करके भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो उनके जीवन से हमने देखा है वो थोड़ा बहुत अपने जीवन में आ जाए तो भी लगता है जैसे हमारा पुरुषार्थ, हमारा जीवन सफल रहा। नहीं तो इतने पालना लेकर के, इतना सब कुछ लेकर के अगर कुछ नहीं कर पाते तो जैसे कुछ किया ही नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं ना, इतना कुछ ज्ञान लिया है लेकिन समझा नहीं सकते हैं, तो ऐसे ही कहेंगे कि जैसे समझा ही नहीं है। तो ऐसे उम्मीद करते हैं कि दादी ने जो सिखाया है, जो धारणा कराई है, उसी धारणा से बाबा का नाम, दादियों का नाम रोशन करते चले। बाकी 3 साल से हम ट्रैवलिंग नहीं, ट्रैवलिंग तो किया था और देशों में, क्योंकि रक्षाबंधन के लिए अभी लास्ट ईयर, पहले 2 साल तो कोई कहीं पर भी नहीं गए थे। तो ये भी बाबा ने अलग अलग अनुभव कराए थे। पहली साल तो राखी ही नहीं की थी, दूसरी साल फिर राखी की थी लेकिन दूर से ही, जैसे मधुबन में होता है, राखी एक बैग में ही दे दी थी। फिर अलग कोई बहन जा करके बांध दे देते, अपने अपने नजदीक वाले कोई होते हैं उनसे। तो राखी, टोली और ब्लेसिंग सब बैग में ही दे दिया था। फिर लास्ट ईयर, इसी साल अभी अच्छी तरह से जैसे पहले करते थे ऐसे मनाई थी। लेकिन ये भी लंदन में विशेष राखी होती है। दादी ने शुरू से ही राखी का सिस्टम ऐसे बनाया था, जो साल में तपस्या नहीं कर सकते हैं, हमेशा सेवा में बिजी रहते हैं, तो राखी के समय वो तपस्या करने का मौका मिलता है। क्योंकि वहां पर हमारा 7 या 8 सेशंस होता है राखी का, 3-4 घंटे का। पहले तो होता था 3-4 घंटे का, कभी 5-6 घंटे भी हो जाते थे जब दादी होती थी। तो उसमें क्या करते थे, एक दिन लंदन की इंग्लिश क्लास, एक दिन लंदन की हिंदी क्लास, फिर यूके वालों की इंग्लिश, यूके वालों की हिंदी, फिर बच्चों की होती थी, कई बारी पब्लिक वालों की होती थी। ऐसे हमेशा 3-4 घंटा योग में रहने का होता था। और जिनकी राखी नहीं होती थी वो भी आकर के तपस्या करते थे, क्योंकि साल भर में तपस्या करने का इतना मौका नहीं होता था। तो अभी इसी साल ये भी मौका करने को मिला। अभी पहले ज्यादा समय लेते थे तो लंबी दृष्टि देते थे, लेकिन अभी थोड़ा छोटा कर दिया, 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हफ्ते भर वो चलता है। तो दादी ने ये सिस्टम ऐसे बनाई थी जो सब जब भी सुनते हैं तो वो चाहते हैं लंदन में राखी मनाने के लिए। तो हमेशा राखी के समय अभी 70-80, पहले तो 100 जितने मेहमान हो जाते थे, उन सब की फिर रहने करने की व्यवस्था करना, उनको सारा खिलाना पिलाना। तो दिन में 3 बारी फिर भोजन हो जाता था, समझो 300-400 का भोजन। तो उसमें भी मदद करना, जैसे बाबा ने पहले से ही सिखाया था, बड़े घर में रह करके इतना सारा करना। तो खाना बनाने में भी हम और एक भाई है, वो खाना ब्रह्मा भोजन बनाते थे, फिर माता ये कभी बनाती थी। पहले एक ही प्रकार का ब्रह्मा भोजन बनता था, लेकिन अभी हमारे 3 क्लास हो गए, एक इंग्लिश क्लास, एक हिंदी क्लास और एक तमिल क्लास। तो उस अनुसार फिर भोजन भी उस प्रकार बनता है। पहले तो हमेशा गुजराती भोजन ही बनाते थे, क्योंकि बनाने वाली गुजराती माता ये थी। लेकिन अभी हमारे पास तमिल वाले भी बहुत आ रहे हैं, तमिल वाले का खाना भी कभी वो बनाते हैं। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे खाना बना सकते हैं ब्रह्मा भोजन के लिए, क्योंकि किसी को इसका वो प्रैक्टिस भी नहीं थी। लेकिन अभी भाई बहने भी आ गए हैं तो वो बनाते हैं। तो हर प्रकार से ऐसे सेवा होती रहती है। बाबा हर प्रकार से सेवा में अनुभवी बनाते जाते हैं। लेकिन अभी 3 साल से मधुबन नहीं गई थी, तो इस बार हमने जिंती बहन को बोला कि हम थोड़ा लंबा समय मधुबन में जाना चाहेंगे। तो बोला भले जाओ।
फिर हमने ही प्रोग्राम बनाया, साधना बहन को फोन किया कि हम आना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि 5-6 साल हो गए हैं नहीं आए हैं। तो कहा भले पधारो। तो इसलिए आप सबके सामने अब सब मिल करके बहुत ही खुशी हुई। साधना बहन और यहाँ की सब बहनें भी बहुत अच्छी तरह से हमारी खातिरी कर रहे हैं। बाकी साधना बहन से वहां पर भी लंदन में जब आती थी, जगदीश भाई के साथ रहे थे, तो वो भी अच्छी तरह से साथ में रह करके मिलने का मौका रहा था। उनको हॉस्पिटल ले जाते थे जगदीश भाई को साथ में, तो वो भी अच्छी यादगार सारी ताज़ा हो जाती है जब भी देखते हैं तो बहुत घरेलू संबंध रहता था। इसलिए सोचा कि हम यहाँ अपने हक से बोला कि हम आएंगे। सो थैंक यू जो स्वीकार किया। बाकी हम फ्राइडे को अहमदाबाद जाएंगे, वहां से मधुबन रहेंगे, अक्टूबर एंड तक रहेंगे, फिर वापस जाने का मतलब। ये तो सही बात है, हम यही समझते हैं बाबा का घर अपना घर। जब भी कोई भी सेंटर पर जाते हैं तो ऐसे नहीं लगता है कि किसी और के घर आए हैं। बाबा ऐसी खातिरी करा देते हैं, बाबा ऐसे वहाँ सबसे साथ मिला देते हैं जो लगता नहीं है। अभी कल हम 2 ही दिन हुए हैं पहुंचे, लेकिन कल बात कर रहे थे किसी से, ऐसे लग रहा था बहुत समय से यहाँ रहे हुए हैं। तो क्योंकि अपनापन लगता है, घरेलू लगता है, तो नया बिल्कुल नहीं लगता है। सो इट्स लवली टू बी हियर विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जी, वैसे 77 में हम ज्ञान में आए। उस समय हमारे घर में कोई साधु आया था, वो किसी और के घर बुलावे से उनको लंदन बुलाया था, लेकिन फिर उनका ज्यादा समय उनके पास हो गया था, तो फिर वो सोचते थे कि किसी और के घर अभी रहे। तो उसने हमारे डैडी को पूछा, क्योंकि हमारा भी घर थोड़ा धार्मिक था, तो पूछा कि आप रख सकते हो उनको। तो हमारे डैडी ने बोला भले। तो वो जब वहां आए थे तो हमारे पास 2 हफ्ता रहे थे। तो उन 2 हफ्ते में फिर उनको बोला कि यहाँ पर एक गीता पाठशाला है जहाँ गीता का ज्ञान देते हैं, तो आप वहां चलेंगे। तो उनके साथ गए थे, मम्मी पापा दोनों गए थे, लेकिन वो फिर चले गए। उसके बाद फिर एक बारी मम्मी वहां पर गई गीता पाठशाला में और अलग से ज्ञान सुना वहां पर, तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो उसने आकर हमको कहा कि यहाँ बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, आप लोग भी आकर के सुनो। उस समय तो हम छोटे थे, स्कूल में ही पढ़ते थे, और हमारी स्कूल की हॉलीडेज 1 महीने की होती है, तो उस समय हम वहां पर जाते हैं। तो वहां पर हम गए, तो ऐसे नहीं जैसे साप्ताहिक कोर्स करते थे, वो तो वहां उन दिनों में होता ही नहीं था, लेकिन उसने जो इलस्ट्रेशंस ऑफ राजयोगा होता है उसमें से हमको ज्ञान सुनाया। तो सारा जो पिक्चर्स होता है वो सारा एक्सप्लेन किया। तो उसमें हमको खास वो जज गया जिसमें बताते हैं कि आत्मा मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर ही धारण करती है। तो उसने ऐसे समझाया था कि कैसे अगर आम का बीज बोएंगे तो आप एप्पल अनुभव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मनुष्य आत्मा जब होती है तो मनुष्य शरीर ही धारण करेंगी, तो और योनियों में जन्म लेने की बात नहीं है। एक तो ये बात जज गई थी, और दूसरा कि जो कुछ भी आत्मा फील करती है, आत्मा और शरीर अलग है। तो शरीर का जो भी हिसाब किताब होता है उसको भोगना है, वो भले भोगती रहे, लेकिन आप आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे तो आपको उसका दुख की महसूसता नहीं होगी। तो ऐसे ही जब ये 1-2 बारी कुछ हुआ था तो दर्द होने लगा था, तो उस समय थोड़ा आत्माभिमानी स्थिति का प्रैक्टिस किया तो दर्द की फीलिंग कम हुई थी। तो ये भी जैसे ज्ञान बहुत अच्छा लगा था, प्रैक्टिस अनुभव प्रैक्टिकली हो गया था। इसलिए फिर तो हम स्कूल में थे, लेकिन स्कूल में फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस भी था, तो उस समय सिर्फ हम 6 महीना ज्ञान में चले। उन दिनों में दादी प्रकाश मणि पहली बार लंदन आई थी, तो सतीश भाई अल्फर्ड वाला, मंजू बहन सतीश भाई, वो हमको बोलते हैं आप लोग गुजराती कुमारियाँ डांस करने में और ऐसे सब होशियार हो, तो दादी आ रही है, उनके लिए कुछ करो।
तो हमारे द्वारा उन्होंने एक डांस करवाया था, वहाँ लाइब्रेरी में प्रोग्राम रखा था। तो और अभी हम याद करते हैं तो सोचते हैं कैसे वो डांस कर लिया, क्योंकि बहुत ही एमेटर रीति से किया था और एक ही डांस में। और ये गीत था, जागो जागो आज सवेरा होने को आया है। तो अभी हम सोचते हैं तो अपने ऊपर हंसी आती है, लेकिन उन दिनों में तो बिल्कुल अज्ञानता थी, इनोसेंस थे, तो कर लिया था। लेकिन एक ही डांस में समझो हमने अपने ऊपर पंख लगाई थी, इसमें जो शब्द आते थे उससे अनुसार हमने वो एक्टिविटीज की। तो मंजीरा लिया था, चक्र स्वदर्शन की पहचान नहीं है तो वो चक्र लिया था। समझा था कि इस गीत के द्वारा मनुष्य को वो ज्ञान भी देते हुए। एनीवे फिर तो हम चले गए थोड़ा हॉलीडे पर, फिर 83 में आना शुरू कर दिया। तब तक हमारी माँ बाप, पेरेंट्स और मेरी छोटी बहन अरुणा बहन, वो पेरेंट्स तो हमेशा आते रहते थे लेकिन थोड़ा दूर रहते थे, इसलिए वो लोग सिर्फ संडे को बड़े सेंटर पर जाते थे। हम लोगों ने छोड़ दिया था। हम टोटल तो है 7 भाई बहने, 2 भाई और 5 बहनें, लेकिन फिर उसमें हम 3 बहनें ज्ञान में चलने लगी। 2 भाई और 2 बहनें जो बड़े, उन्हों की शादी हो गई, वो अलग हो गई। तो 83 में फिर हमने आना शुरू किया। उन तब तक हमारे 2 भाइयों की शादी हो गई थी, फिर हमारी टर्न आ रही थी। लेकिन उस समय हमने ज्ञान शुरू कर दिया था, रोज आना शुरू कर दिया था। लेकिन हमारा दादा था, वो चाहता था कि हमारी शादी हो जाए। लेकिन मेरी मम्मी बहुत निश्चय वाली थी, उसको था कि इसको अगर इस पथ पर चलना है तो हम नहीं रोकेंगे। तो उसने फिर हमको कहा था कि आपके ऊपर है, अगर आपको ज्ञान में चलना है तो आप चलो, अगर शादी करनी है तो शादी करो, लेकिन जो भी आप निर्णय लो उसमें पक्के रहना। ऐसे नहीं है कि थोड़े समय ज्ञान में चलो और फिर उसमें हिल जाओ और फिर आप दूसरे पथ पर चल जाओ। तो हमने कहा हमको शादी नहीं करनी है, तो हम घर पर ही रहते थे उन दिनों में। फिर वो लोग मधुबन पहली बार गए थे तो हमारी छोटी बहन को लेके गए थे, क्योंकि वो छोटी होने के कारण उसका टिकट भी आधा होता है। हम लोग थोड़े बड़े थे और वैसे भी इतने पक्के नहीं थे, तो उनको लेकर के गए थे। फिर वो जब वापस आई तो वो सेंटर पर जाती थी, अरुणा बहन सेंटर पर जाती थी वीकेंड्स को रहने के लिए। तो हमने जब रोजाना शुरू कर दिया था तो हमको कहती थी कि आप भी आओ कभी कभी सेंटर पर। तो फिर वहां पूछा था सुदेश बहन, जयंती बहन को, तो कहा भले आओ। इन दिनों में फ्राइडे को कुमारियों को बुलाते थे, वहां पर रहते थे फ्राइडे, सैटरडे और संडे। फिर पेरेंट्स क्लास में आते थे, उनके साथ फिर हम वापस चले जाते थे। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे तीनों बहनें वीकेंड्स को सेंटर पर आने लगी। अरुणा बहन सबसे छोटी थी, वो ज्यादा आती जाती थी, उनका जयंती बहन के साथ भी अच्छा संबंध था। वो जयंती बहन को कभी मिलती थी तो हमको आकर कभी सुनाती थी, जयंती बहन इतनी रॉयल है, वो कमरे में भी ऐसे वैसे नहीं बैठेंगी। अब देखेंगे तो उसको जो भी करना है, ऐसे भी नहीं कि खटिया पर भी बैठ करके भी कुछ करेंगी। तो हमको देखा नहीं था उस समय जयंती बहन को, तो ऐसे लगता था ऐसे रॉयल्टी कैसे होती होंगी। फिर वहां रहने लगे तो उन दिनों में उनका भी अलग घर था। दादी जयंती बहन सुदेश बहन बाबा भवन में रहते थे, हम लोग ओम निवास में रहते थे। वहां पर दिन भर कर्मणा सेवा कराते थे, जो भी बहनें वहां पर होती थी। फिर धीरे धीरे करके दादी ने एक बारी हमको, एक्चुअली सतीश भाई अल्फर्ड सेंटर वाला, उसने हमको प्रेरणा दी कि दादी तो अभी इंडिया चली जाएंगी 3-4 महीने के लिए। दादी हमेशा ऐसे करती, सीजन में यहाँ आ जाती थी। तो हमको बोला जब तक यहाँ पर है उनसे फायदा लो। हर गुरुवार को दादी क्लासेस कराती थी, वहां पर ओम निवास में आती थी। तो उस समय हम काम पर से वहां सेंटर पर गए, तो दादी हमसे मिली और सब कुछ पूछा। तो हमने बताया कि हम ऐसे ज्ञान में तो चल रहे हैं लेकिन 2 जीवन जैसे जी रहे हैं। सुबह में हम अमृत वेला करते हैं, मुरली क्लास करते हैं, उसके बाद फिर सारा दिन जैसे लौकिक में ही चले जाते हैं। तो दादी ने बोला आप 1-2 वीक यहाँ पर आकर ठहरो। और उस समय हम नौकरी पर जाते थे तो कहते नौकरी पर भी यहाँ से ही जाओ।
खास ऐसे मिलने के लिए नहीं गए थे, सिर्फ क्लास करने के लिए गए थे। लेकिन दादी कहती अब यहाँ ही रुक जाओ, कल काम से भी यहाँ से जाना है। तो हमने बोला कुछ लेके तो नहीं आए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट वीक से हम देखेंगे। तो फिर हम वहाँ रुकने के लिए गए। फिर वो 2 वीक का ऐसे ही चला गया। तब से हम सेंटर पर ही है। बाकी जब 1 महीना हुआ हमको वहां पर, क्योंकि मम्मी डैडी वीकेंड्स को आते थे, तो उनको बोला हमारे कपड़े भी लेके आना। पहले तो हम थोड़ा ही कपड़ा लेके गई थी, फिर बोला कि बाकी का भी लेके आना। तो करीब 1 महीना हो गया, तो मेरी बहनें हमको पूछने लगी आप वापस नहीं आएंगे क्या? तो हमने बोला अभी तो हमको किसी ने बोला नहीं है कि आप यह घर चले जाओ, तो हम तो यहाँ ही रहेंगे जब तक कोई बोलता नहीं है। और दादी तो फिर इंडिया चली गई। तो और बहनों ने कहा आपको किसी ने बोला तो नहीं है ना जाने के लिए, तो आप रह जाओ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता था वहां से ही फिर काम पर भी जाना और वहां पर रहना। तो सबसे पहले सेंटर पर मैं आई, और मुझे देखकर फिर उनको, अरुणा बहन को था कि हमको भी सेंटर पर ही रहना है। तो 2-3 महीने के बाद वो भी सेंटर पर समर्पित हो गई। हमारी तीसरी बहन नीमू बहन, उसको भी था कि हमको भी आना है, लेकिन दादी ने उसको बोला कि आप अभी थोड़े समय घर पर ही रहो, लौकिक वालों की सेवा करो। उन दिनों में हम 4-5 बहनें उसी एरिया से निकले थे, ईस्ट लंदन से। तो वहां पर इतनी जगह भी नहीं थी। तो दादी ने कहा आप अभी रुको यहाँ पर। तो करीब 6-7 महीने के बाद किसी ने अपना एक मकान दिया वहां पर, सेंटर से नजदीक, बहुत दूर नहीं था, लेकिन वहां पर संभालने के लिए कोई चाहिए था। तो फिर दादी ने हंसा बहन, जो दादी के साथ रहती है, उसको और नीमू बहन को निमित्त बनाया। और नीमू बहन को बोला कि आप अभी आ जाओ यहाँ पर, ये सेंटर संभालो। तो वो कुमारियों का घर रखा था वहां पर। तो ऐसे करके हम तीनों ही वहां पर आ गए। लेकिन दादी ने फिर हमको वहां ही रखा था, क्योंकि हम उनको सेवा में मदद करते थे। उन दिनों में कंप्यूटर इतना नहीं था, लेकिन हमने कंप्यूटर कोर्स किया था, तो हम कंप्यूटर चलाते थे। तो वहां पर ऑफिस में मदद करते थे, यही सेवा करते थे। अरुणा बहन और नीमू बहन को दादी ने फिर न्यूयॉर्क भेजा, सैन फ्रांसिस्को भेजा। फिर थोड़े समय वो भी वहां सेवा करके फिर वापस लंदन आ गई। लंदन में देखा जितने भी आते हैं हैंड्स कम ही पड़ते हैं। तो हमारा तो शुरू से ही लंदन में ही पार्ट रहा। दादी ने कुछ समय के लिए, जब ये सभी प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए, मिलियन मिनट्स का, ग्लोबल कोऑपरेशन का, अभी ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस बनना शुरू नहीं हुआ था, लेकिन बात चल रही थी, क्योंकि जमीन मिल गई थी, काउंसिल की परमिशन सारी मिल गई थी, लेकिन बनना शुरू नहीं हुआ था। तो उन दिनों में अरुणा बहन भी थे वहां पर, ऑफिस में ज्यादा सेवा नहीं थी। तो दादी ने हमको साउथ अफ्रीका भेजा कि हम वहां पर जाकर के सेवा करें। तो 4 महीना वहां पर सेवा की। उसके बाद फिर लंदन में ग्लोबल हाउस बनना शुरू हो गया था, और मंदा बहन मुरली का काम भी कर रही थी, ग्लोबल हाउस का काम भी कर रही थी, लेकिन दोनों नहीं कर पाती थी। तो दादी को मालूम था हमें ट्रांसलेशन करने का शौक है और हम पसंद भी करते हैं। तो बुलाया और कहा कि आप अभी लंदन वापस आकर के मुरली की सेवा संभालो। मंदा ग्लोबल हाउस में बहुत बिजी है रतन भाई के साथ, तो आप ये सेवा करो। तो 1990 से ट्रांसलेशन करने की सेवा भी शुरू हो गई थी। पहले वो सारा प्रोजेक्ट का किया, फिर ये मुरली ट्रांसलेशन का किया। फिर ग्लोबल हाउस बना, ग्लोबल हाउस 91 में बना। तो उस समय फिर सोचा अभी खाना एक ही घर में बनेगा, पहले तो सब छोटे छोटे भवन में बनता था, तो यहाँ पर कौन बनाएंगे। तो ब्रिजबेन वहां पर थी, उसको रखा था निमित्त। लेकिन 1 साल के बाद फिर ग्लोबल रिट्रीट सेंटर बना। लेकिन हमने देखा कि जो भी दादी लंदन में करती थी, वो देख करके सब जगह और देशों में भी करने लग पड़ते थे। तो ब्राह्मण परिवार में सबसे पहला रिट्रीट सेंटर ग्लोबल रिट्रीट सेंटर बना, और उसको देख करके फिर ऑस्ट्रेलिया में बना, उसको देख करके फिर न्यूयॉर्क में बना, फिर तो अभी रिट्रीट हर जगह पर रिट्रीट सेंटर बनने लगे। लेकिन जब पहला रिट्रीट सेंटर बना 1993 में, उसका उद्घाटन हुआ था। मम्मा के दिन पर गुलजार दादी आई थी खोलने के लिए। लेकिन वो जब खुला तो ब्रिजबेन को निमित्त रखा वहां पर रिट्रीट सेंटर के लिए।
तो उसकी जो ड्यूटी यहाँ पर थी खाना बनाने की, तो फिर यहाँ पर हमारे पास माताएं इतनी नहीं थी। तो दादी ने फिर बोला कि जो बहनें यहाँ पर है, उन दिनों में काफी सारी बहनें हो गई थी, 10-15 बहनें। तो दादी ने कहा आप लोग ही सब खाना बनाओ। तो वहां पर उस दिनों में तो समझो 30-25 का भी खाना बनाना बहुत बड़ी बात थी रोज के लिए। फिर भी दादी ने टीम्स ऐसी बनाई कि हर रोज शाम के लिए 2-2 बहनें खाना बनाए। तो ऐसे सभी का टीम्स बनाया, और ऐसे जिन्हें कभी किया भी नहीं था उन्होंने भी, दादी ने कहा है इसलिए स्वीकार कर लिया और करते करते सीख गए। तो आज वही बहनें जो पहले 20 का भी खाना नहीं बना सकते थे, अभी 150 का भी खाना सहज ही बना लेते थे, क्योंकि अभी कई बारी प्रोग्राम्स बनते रहते हैं। और दादी वहां होती थी, फिनिश करते हैं अभी 2 मिनट में। दादी वहां जब भी होती है तो ज्यादा लोग आ जाते हैं, और क्लास के लिए बुलाते हैं, लेकिन फिर भी बाबा का घर है, अपना घर है, तो फिर भोजन के लिए भी आ जाते हैं। तो 100 का बनता, 150 का बनता, तो ऐसे करते करते सब अनुभवी बन गए। तो बाबा ने हम सबको ऐसे ही करते कराते कैसे ऑलराउंडर बना दिया हर बात में। ये बाबा का ही शुक्रिया कहेंगे, दादियों का शुक्रिया कहेंगे कि सचमुच हमको इतना भाग्य दिया। थैंक यू।